अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 7A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7A बेस करती है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री की जितनी भी बेसिक्स हैं वो हम जो हमारी पार्ट 1 की वीडियो है उसमें हम स्टडी कर चुके हैं कि ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है, कैसे जो हमारे इर्द गिर्द जो हम शेप्स देखते हैं उनकी जो स्टडी है वो ज्योमेट्री की ही स्टडी कहलाती है। उसकी बेसिक्स के अंदर हमने पॉइंट्स से स्टार्ट किया जो बिल्कुल बेसिक हमारी फिगर है। उसके बाद हमने लाइंस को देखा, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस या अगर परपेंडिकुलर लाइंस हों तो क्योंकि ये सारी बातें आगे जितने भी आने वाले क्वेश्चन है वहाँ अप्लाई करने हम जाएंगे और हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। स्ट्रेट लाइन अगर हो तो वहाँ जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका रूल क्या है, या सिमिलरली अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लें ताकि आपको वो सारा जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग से लेके और जो क्वेश्चन हमने 8 तक सॉल्व कर लिए हैं वो आपको समझ आ चुके हों, फिर आपके लिए आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गिवन दैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन्स। अगेन वही बात जिसमें बात कर भी रहा था अभी, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है वहाँ पे आपने ऐसा देखा था कि जब भी आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस की बात की जाएगी और ये कहा जाएगा कि दो स्ट्रेट लाइंस वो कट कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे वहाँ हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। मैं ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ आपको। लेट सपोज हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं, वो किसी भी मतलब एंगल में दूसरे को कट कर सकती हैं। जब वो कट करेंगी तो इसके बाद जो हमारे पास एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेट सपोज यहाँ जो एंगल बनता है वो यहाँ बनने वाले एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल है और यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ वाले बनने वाले एंगल के इक्वल है। ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इन्हीं बेसिक्स को हम देखेंगे कि हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये ड्रॉ हुई हुई है आपके सामने ए ओ बी और ये लाइन है सी ओ डी। कहता है जब ये दोनों लाइन दूसरे को कट करती हैं इस पॉइंट के ऊपर तो अब फोकस करना है आपने अगली बात के ऊपर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स आएंगे, ए बी सी डी, चार पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। उनमें हमने क्या करना होगा, अननाउन को फाइंड। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आप गौर से देखें, अगर एक अननाउन है ए का एंगल, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स का पता होना या जो हमारी डेफिनेशंस हैं बेसिक उनका पता होना जरूरी है। यहाँ भी आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं, कौन सी, ए ओ बी और सी ओ डी। तो याद रखें जो यहाँ का एंगल बन रहा है वो यहाँ वाले पूरे एंगल के क्या है, इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट। अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया भी था आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ तो एंगल कंप्लीट है 117, लेकिन यहाँ जो एंगल है ये डिवाइड हुआ हुआ है 3 पार्ट्स में, लेकिन इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 117 के। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर वही है कि आपको कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। सोल्यूशन पे अगर आप आ जाएं इसके क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट का जो सोल्यूशन है उसमें हम लिखेंगे एज ए ओ बी एंड सी ओ डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो दो स्ट्रेट लाइंस हमें बताई गई हैं ए ओ बी और सी ओ डी दूसरे को कट करती हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। सो इस बात ये कटिंग करने के बाद ये लिखना ज़रूरी है कि वो इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट जब दो स्ट्रेट लाइंस करें तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ए 30 40, ये तीनों का जब सम करेंगे ए डिग्री प्लस 30 प्लस 40 तो ये जो पूरा एंगल है इन तीनों को सम करके आएगा, ये इक्वल होगा 117 के। और रीज़न क्या होगी कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा हुआ है और यही हम रीज़न लिखेंगे भी, वर्टिकली ऑपोजिट और साथ में एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म हम ये एंगल्स का साइन करके एस लिख देते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये आपस में इक्वल हैं। अब अगला काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया आपके पास कि 30 प्लस 40 कितना होता है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 117, जो कि राइट साइड पे आपका लिखा हुआ था। अननोन आपका ए है जिसको आपको फाइंड करना है, तो दैट मीन जो 70 डिग्री यहाँ प्लस हुआ था यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस 117 से जब 70 करेंगे माइनस तो आपके पास आंसर आ जाएगा 47 डिग्री, और यही आपका ए पार्ट का अननोन भी था। तो बहुत सिंपल है, जस्ट बेसिक्स का पता हो और जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं जो डेफिनेशन है वो अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ कि उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है।
और क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट देखें। अगेन आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो तो सेम है कि आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं, ए ओ बी और सी ओ डी, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती हैं और कहा जा रहा है अननोन की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ अननोन कौन है, बी और सी, दो वेरिएबल यहाँ यूज हो रहे हैं जो अननोन है। अब यहाँ पे भी डेफिनेशन आपको वही फॉर्म जो बेसिक्स हैं वो पता होनी चाहिए कि आपके पास किन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ आ गई होगी कि जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा कि ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पे ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी ये 7b डिग्री और c डिग्री। ये तो बड़ा आसान है कि ये जो दो एंगल्स हैं, यानी इस एंगल की इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, इनको हम इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ना तो हमें b की वैल्यू पता है ना c की, तो अगर इनको हम इक्वल लिख भी लेंगे तो हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, मतलब मैं कह ये रहा हूँ कि 7b जो है ये इक्वल है c डिग्री के, लेकिन दोनों अननोन है, हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, एक किसी की वैल्यू पता होना जरूरी है। सो यही इंटरेस्टिंग पॉइंट अगला ये भी था कि आप अगर यहाँ से इसको गौर से देखें तो ये जो पूरा एंगल है ये बनता है एक स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है 180, उसको डिवाइड कर दिया गया है टू पार्ट्स में। तो हम जब सोल्यूशन में आएंगे तो पहले हम बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जरा देखें। सोल्यूशन में आके हम लिखेंगे बी पार्ट के एज ए ओ बी, ये जो स्ट्रेट लाइन है एज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये रीज़न जैसे हम इससे पहले प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे वहाँ हम लिखा करते थे कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उसकी रीज़न दी, एंड देन फिर हम क्या कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं 7b और 3b, अब ये इतनी बार आप कर चुके हैं कि आपको ये समझ आ चुकी होगी अब तक कि इसको कट कर दिया गया टू पार्ट्स में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप उन दोनों का सम करेंगे यानी 7b प्लस 3b, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। और क्या लिखेंगे आप रीज़न कि ये क्या है आपस में एडजेसेंट एंगल्स। ये रीज़न लिख के आप इन दोनों को ऐड करें। अब ये वेरिएबल सेम है, 7b प्लस 3b कितना हो जाएगा 10b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स 180 डिवाइड बाय 10, कटिंग हो सकती है, 10 1 जार, यहाँ भी 10 1 जार 10, 8 कैरी, 10 8 जार 80, 18। तो आपके पास जो अननाउन है बी, पहला अननाउन वो आपके पास आ गया 18, और ये आपके पास इसको आप लिख भी सकते हैं अपने पास कि जो पहला अननाउन था बी उसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इसको आप रेस कर लें, इसको आपने यहाँ पे किस को यूज़ किया है, स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180, इसको यूज़ करके आपने पहला अननाउन तो निकाल लिया। इसी को आगे कंटिन्यू करें, जब आंसर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि इसी को आगे मैं कंटिन्यू कहूँगा कि इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट, ये लिख सकता हूँ, इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट बोथ स्ट्रेट लाइन्स, जो दो हमें स्ट्रेट लाइन्स दी गई थी ए ओ बी और सी ओ डी, बोथ स्ट्रेट लाइन्स कट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों वर्ड यूज करते हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वहाँ जो एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। तो मैं लिख सकता हूँ सी जो ये एंगल है ये इक्वल हो जाएगा 7b के, मैंने ड्रॉ करके दिखाया भी था आपको कि इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। और क्यों इक्वल है उसके रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी आपने फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट था उसमें इसी एंगल के रूल को यूज़ किया था, ये अपने पास रीज़न लिख लें साथ इसके। अब बड़ा आसान हो गया आपके पास कि सी अननोन रह गया था, 7 इंटू बी की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया, इसलिए मैंने यहाँ अपने पास नोट डाउन कर ली थी। सी डिग्री इज इक्वल टू 18, 7 जार, रफ वर्क में मल्टीप्लीकेशन आप कर लें, 8 7 जार 56, 6 आएगा 5 कैरी, 7 1 जार 7 एंड 5 12, दैट इज़ 126। तो जो अननोन सेकंड अननोन था आपका सी, उसकी वैल्यू भी आ गई जो कि है 126। सो यहाँ आपके पास 9 के ए और बी, दोनों ए और बी पार्ट कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो आंसर आया था वो भी उसका ये मेथड था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ आपके पास दो चीज़ें यूज़ हुई, पहले आपने स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और फिर आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का यूज़ किया कॉन्सेप्ट सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 10 देखें, x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा आपने क्वेश्चन इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका था इसी एक्सरसाइज का, उसमें भी आपके पास ऐसे ही 3 एंगल्स थे और ये कहा गया था कि वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। वहाँ भी आपके पास कुछ अननाउंस थे, कुछ जो एंगल्स के जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था। बिल्कुल सिमिलर वही क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए उसने उसका पैटर्न चेंज किया है, उसकी वैल्यू को चेंज किया कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट के लिहाज से किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। जब सोल्यूशन में आप आएंगे तो आपके पास तीनों एंगल कहाँ लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। अभी तक इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, इतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल लाई करेगा तो वो एंगल क्या होंगे, तीनों एडजेसेंट एंगल, उनका सम क्या होता है 180। तो हम लिखेंगे एज
ऑल थ्री एंगल्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि तीनों जो एंगल्स हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं या कहाँ लाए करते हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। सो तीनों एंगल का सम क्या होगा, तीनों एंगल का नाम क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और हम साथ में लिखेंगे रीज़न। रीज़न क्या है उनके 180 के इक्वल होने की, कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल का रूल ये कहता है कि उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। अब ये करना है हमने कि हमारे पास जो ए पार्ट का सोल्यूशन है, यानी ये जो बात लिखी हुई है ये ए पार्ट के लिए भी है और बी पार्ट के लिए भी। अब अगर स्पेसिफिकली मैं ए पार्ट की बात करूं, यानी ये तो हमने दोनों के लिए बात कर ली ना, कि जब शुरू में बात हमें कही गई कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो उनका सम जो है वो 180 के डिग्री के इक्वल होगा। अब स्पेसिफिकली जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि वाई जो है आपका एंगल, उसकी वैल्यू एक्स प्लस जेड दोनों के सम के इक्वल है। यानी यहाँ पे कोई नंबर के फॉर्म में वैल्यू नहीं दे रहा हमें कि y की वैल्यू 30 है या 40 या कुछ भी। सिंपली ये कह रहा है कि y की जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कुछ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप सिंपली ये करेंगे कि जो आपका x डिग्री लिखा हुआ है उसको लिखा रहने देंगे एज इट इज, प्लस ये जो y डिग्री लिखा हुआ था इसकी जगह आप इसकी वैल्यू लिख लेंगे। मैं जरा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये x और z दो बार कैसे कहाँ से आ रहा है। और ये जो z लिखा हुआ था ये एज इट इज लिखा हुआ है, और इनका सम क्या था, 180। यानी बात वही चल रही है कि तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के थे, उन तीनों का सम 180 था। सिर्फ उसमें क्या किया मैंने कि ए पार्ट में y की वैल्यू ये दी हुई थी, उसको एज इट इज y की जगह मैंने पुट कर दिया, ना x को छेड़ा ना z को। अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो x डिग्री प्लस ये वाला x जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और ये जो z दो बार हैं, इन दोनों को एज इट इज लिख के इज इक्वल टू 180। अब बहुत ईजी हो गया आपके लिए कि x दो बार था तो इसको ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। सिमिलरली z भी 2 बार है तो इसको जब ऐड करेंगे 2z हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब इसके बाद भी बेसिकल जबरा है कि 2 दोनों में लिखा हुआ है, कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो x प्लस z दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 180। अब ये 2 क्या हो रहा है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट मीन x प्लस z जो होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 2। कटिंग हो सकती है, 2 1 जार 2 9 जार 18 90। दिस इम्प्लाइज कि आपके पास जो x प्लस z का जो सम है दोनों का वो कितना आता है, 90 डिग्री। अब इसमें पता नहीं है हमें कि x की वैल्यू क्या z की वैल्यू का, लेकिन दोनों का सम 90 आता है। और हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमसे पूछा गया था y, और y की वैल्यू किसके इक्वल थी, इन दोनों के सम के। तो दैट मीन हमारा आंसर आ चुका है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना x की वैल्यू ना z की वैल्यू, क्योंकि उन दोनों का सम ही y के इक्वल है और सम की वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। दैट मीन हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो देखने में डिफिकल्ट लगता है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली नंबर की फॉर्म में 20 30 या 40 की फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ या वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम कैसे इसको पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन बहुत आसान है कि आप जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसी को जब आप पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, आपके पास वैल्यू आती जाएगी। तो ये था ए पार्ट, इसी को यहाँ से रेज करके अपने पास बी पार्ट को सॉल्व कर लें, क्योंकि आपकी जो बेसिक है क्वेश्चन की वो तो सेम है कि तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, उन तीनों का सम 180 होगा बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल। सो यहाँ जस्ट बी पार्ट के अंदर अब चेंज क्या आएगा कि जैसे तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल था, अब बी पार्ट में कहता है कि तीनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी x y z तीनों इक्वल हैं। x को लिखूं या x को y के इक्वल लिखूं, y को z के इक्वल लिखूं या z को y के, कोई उससे डिफरेंस नहीं रहेगा बिकॉज तीनों एंगल इक्वल हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z, यानी अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करें, z की। कहने को तो हमें किसी की वैल्यू भी कह सकता था, कोई उससे डिफरेंस ना था बिकॉज तीनों एंगल इक्वल है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कहा जाए कि जिस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, आप सारे एंगल को उस एंगल में चेंज करेंगे। कैसे, क्या कहने का मतलब है कि क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एज ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, किसी की जगह कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है। सो यानी ये पहले की बात जो लिखी हुई है तो लिखी है कि आपके पास तीनों एंगल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पे हैं, उनका सम 180 है। लेकिन साथ ये भी दिया हुआ है कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, ये स्पेसिफिकली बी पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब हम किसी की जगह लिख सकते हैं, यानी एक्स की जगह अगर मैं जेड लिखूँ तो कोई मसला बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एक्स के जेड के इक्वल है वैल्यू। सिमिलरली वाई की जगह अगर मैं जेड लिखूं तब भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज वाई भी जेड के इक्वल है। और लास्ट में जो जेड खुद लिखा हुआ था वो तो लिखा ही लिखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। और ये पूरा का पूरा किसके सम में इक्वल, 180 के। अब जेड 3 टाइम्स है, 1 + 1 + 1 3 टाइम्स है, तो 3z = 180 डिग्री। अब ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो z = 180 डिवाइडेड बाई 3। कटिंग होती है, 3 1 ज़ा
जार 3 6 जार 18 60। दिस इम्प्लाइज जो अननाउन था आपका z वो किसके इक्वल आया है 60 डिग्री के, और यही आपका आंसर भी है। यहीं पे थोड़ा पॉइंट ये समझा भी दूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर यहाँ पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो आप क्या करेंगे, x की जगह y पुट कर लेंगे बिकॉज इक्वल है, z की जगह भी y पुट कर लेंगे, यानी पूरा आपका क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, y की फॉर्म में, तो y का आंसर आ जाएगा। यही लिखा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो भी वही बात थी कि तीनों एंगल इक्वल हैं, यानी x तो x है ही, y और z को भी x लिखा जा सकता है। तो आप इंटरेस्टिंगली देख भी सकते हैं कि ये 60 है। तो वैसे भी अगर आप एक इसको कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने माइंड में एक अगर स्ट्रेट लाइन अपने वो स्केच बनाते हैं और उस पर आप इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करें कि लेट सपोज यहाँ पे एक मैं पॉइंट है, इस पॉइंट पे 2 लाइन्स ड्रॉ करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अगर ये जो एंगल है ये z है और ये 60 है, और साथ ही मैं कहता हूँ जो यहाँ पे एंगल y और x बना हुआ है ये z के इक्वल है, तो 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, अगर ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60, और तीनों का सम करें 60 + 60 120 + 60 180, यानी वो जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है कि 180 एंगल बनता है, वो पॉइंट भी अपनी जगह वैलिड है, कोई कॉन्सेप्ट आपका वो वीक नहीं होता सिर्फ इस क्वेश्चन को चेंज होने से। सो पॉइंट वही है कि अगर आपको क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग भी रहा हो तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको अप्लाई करना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इन द फिगर डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसने शुरू में ही कह दिया कि ये जो आपकी लाइन है डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इससे आगे फिगर के अंदर वो सारे एंगल, ये फिगर अगर मैंने इसलिए ड्रॉ भी कर दिया, वही जो फिगर थी वो एग्जैक्ट यहाँ मैंने पेश किया ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं पता, ना तो उसने एंगल ड्रॉ किया है ना वैल्यू बताई है, सिर्फ यहाँ नाम लिखें कि यहाँ खुद समझना है कि कौन सा एंगल कहाँ एग्जिस्ट करता है और फिर उसका क्या रिलेशन दूसरे एंगल के साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा खुद समझिएगा। इफ एंगल बी ओ सी, अब मैंने बताया था कि जब इसको रीड करेंगे तो हम कहेंगे डी ओ बी, और जब यहाँ पे ऊपर हेड दैट मीन ये एंगल का नाम है। इफ बी ओ सी, अब बी ओ सी एंगल कहाँ बनता है पहले तो ये सोचें, एंगल बी ओ सी, तो यहाँ इस एंगल की बात कर रहा है जो यहाँ बनेगा। इस एंगल के बारे में क्या कह रहा है कि दिस एंगल इज ट्वाइस, डबल है किसके, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी कहाँ बनता है, ये ए है, ये ओ है, ये बी, यहाँ जो एंगल बनता है इसके ये वाला एंगल डबल है। ये दोबारा पढ़ें कि ये जो एंगल है बी ओ सी ये इस वाले एंगल के डबल है। ये पहला पॉइंट आपको मिल गया। फिर अगली बात सी ओ डी, अब सी ओ डी एंगल कहाँ बनता है, अगेन देखें जरा, ये सी है, ये ओ है, ये डी, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल की बात कर रहा है, ये जो एंगल है इस 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है किसके, एंगल ए ओ बी। अगेन इसी रेड एंगल की बात कर रहा है ए ओ बी के, यानी ये इसके 2 टाइम्स था, ये इसके 4 टाइम्स है। अभी तक ये एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डी ओ ए, डी ओ ए कहाँ बनता है, ये डी, ये ओ, ये ए, ये मतलब दैट मीन यहाँ पे बनेगा आपका ये एंगल डी ओ ए। ये एंगल 5 टाइम्स है, ये भी किसके है, ए ओ बी। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंगल है, यानी जो हमें पता हो तो हम बाकी एंगल फाइंड कर सकते हैं, वो ये वाला एंगल है ए ओ बी। अगर हमें इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो बाकी सारे एंगल्स निकालना आसान है, बिकॉज ये उसका डबल है, ये उसके 4 टाइम्स है, ये उसके 5 टाइम्स है। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसमें हमें जिस क्वेश्चन के लिए या जिस एंगल के लिए हमें डिफिकल्टी है उस एंगल पे फोकस करते हैं। इन ऐसे क्वेश्चन अगर आप यही किया करेंगे, इससे पहले भी आपने ऐसी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की हैं कि जब एक चीज़ दूसरे के साथ रिलेशन बना रही हो या 2 से 3 चीज़ें रिलेशन बना रही हो, तो जो उन सब में कॉमन होता है उसको हम लेट कर लिया करते हैं या उस पर फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगली वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ भी मैं यही करूँगा, लेट जो एंगल हमारे लिए सब में कॉमन आ रहा है वो कौन है, ए ओ बी। ए ओ बी एंगल जो है इसकी वैल्यू मैं लेट करता हूँ कि ये x डिग्री है। जब इसको मैंने x लेट कर लिया तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क के बजाय क्या लिख लूँगा, मेरे पास ये किसके इक्वल आ गया, x डिग्री के। इसको मैंने लेट कर लिया। अब अगर ये x है तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x, बिकॉज ये डबल था, ये लिखा हुआ था ट्वाइस। ये वाला ये जो था 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4x, बिकॉज ये 4 टाइम्स था। और ये जो डी ओ ए जो 5 टाइम्स था, इसको मैं 5x लिख सकता हूँ। अब मेरे पास चारों एंगल का नाम आ चुका है। देखें शुरू में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अब अगर एक एंगल को x लेट करने से ये वाला एंगल 2x हो गया बिकॉज ट्वाइस है, ये 4x हो गया बिकॉज 4 टाइम्स है, और ये 5x बिकॉज ये 5 टाइम्स है। और अगर एक और बात पे आप फोकस करें तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसको अगर मैं कंप्लीट देखूँ, यानी यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो अगर मैं पूरा राउंड लेके वापस आता हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, 360, बिकॉज एंगल एट अ पॉइंट। ये कंप्लीट एंगल का कॉन्सेप्ट बनता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँ, इसको मैं रेज कर लेता हूँ ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, सिर्फ बताना मकसद था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर ए ओ बी एक्स के इक्वल है, देन जो बाकी एंगल है उनका नाम लिख लेते हैं, यानी बी ओ सी ये जो एंगल था ये 2x हो जाएगा। लिख भी दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ,
COD जो एंगल था, ये जो लिखा हुआ है 4 टाइम्स, ये 4x हो जाएगा। एंड ये जो DOA ये वाला एंगल है आपका, ये 5x हो जाएगा। अब सारे एंगल के मेरे पास नाम आ गए। नाउ अब इन एंगल को मैं ऐड करूं, x जो पहला एंगल है इसमें अगला एंगल 2x प्लस जो उससे नेक्स्ट एंगल है 4x और जो लास्ट एंगल है 5x, इन सब को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा सम आएगा 360 डिग्री। और ये क्यों आएगा, रीज़न क्या है, एंगल्स एट अ पॉइंट। ये सारे एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, और पॉइंट वाले एंगल का सम कितना होता है, यानी एक पॉइंट पे कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो बहुत आसान काम है, सारे वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स हैं। x प्लस 2x 3x, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12x डिग्री इज इक्वल टू 360। ये 12 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 360 बाई 12। अगेन कटिंग हो सकती है, चाहे 2 से करें चाहे 3 से, जिससे भी आपको इजी लगता है। मैं तो डायरेक्ट भी मतलब क्योंकि नंबर आपको अगर आता है तो 12 1s are 12 3s are 36 30। x जो आपका जो आपने लेट किया था उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 30 डिग्री। ये आप अपने पास यहाँ लिख लें, जो आपने पहला एंगल अपना नाम दिया था x, ये आपके पास कितना आ चुका है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या था, क्या हमसे क्वेश्चन क्या था कि x की वैल्यू फाइंड करें, नहीं, उसने लिखा था ये सारी बताने के बाद फाइंड ऑल 4 एंगल्स, चारों के चारों एंगल फाइंड करें जो आपको दिए गए। तो अब ये जो मैंने शुरू में बात लिखी थी इसी को दिखाई देता हूँ। बाकी जो मैंने काम कर लिया है, जो आपके पास आप नोट डाउन कर चुके होंगे, इसको रेज कर लें, बिकॉज ये आपका जो सोल्यूशन है इसका काम हो चुका। अब नेक्स्ट क्या था, नाउ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। वो सारा काम करने के बाद आपने पहले एंगल किसका नाम x रखा था, AOB जो फर्स्ट एंगल है, तो लिखें AOB जो मेरा फर्स्ट एंगल है जिसको मैंने x कहा था, ये मेरी पहली वैल्यू आ गई कितनी, 30 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, पहला एंगल आपका आ चुका। सिमिलरली नेक्स्ट एंगल कौन सा बनता है आपका, BOC, ये जो लिखा हुआ है मैंने 2x के इक्वल, तो एंगल BOC जो है जिसको मैंने 2x कहा था, 2 इंटू कितनी x की वैल्यू आई है 30, वो पुट कर लें, 2 30s are 60 डिग्री। ये मेरा नेक्स्ट एंगल भी आ गया, यानी मेरे पास दो एंगल्स की वैल्यू आ चुकी है। ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री, 30 डिग्री 60, दो एंगल आ चुके। थर्ड एंगल कौन सा था, COD जिसको मैंने 4x कहा था, ऊपर लिखी भी हुई है, इनके सारे नाम लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है COD किसके इक्वल था, 4x के, 4 इंटू x। अब 4 तो नंबर है, x की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 30, 4 30s are 120। आपके पास थर्ड एंगल भी आ गया, यानी 3 एंगल पूरे हो चुके हैं। ये जो 4x था ये कितना बनता है नंबर की फॉर्म में, 120। एंड लास्ट जो सबसे आखिरी आपका एंगल था, जो सबसे बड़ा एंगल है DOA, जिसको आपने कहा था ये 5x है, 5 टाइम्स था, 5 नंबर है, x की वैल्यू 30 है, 5 30s are कितना हो जाएगा, 150। तो दैट मीन आपके पास आपका फोर्थ एंगल भी आ चुका, चारों एंगल कंप्लीट हो गए, ये 150 के इक्वल है। अगेन ज़रा क्वेश्चन को सुन लें। शुरू में क्वेश्चन ये था कि आपको किसी भी एंगल के बारे में नहीं पता था, 4 एंगल बन रहे थे, यहाँ पे हर दूसरा एंगल जो था, मतलब अगला एंगल पिछले वाले एंगल के साथ उसका रिलेशन था, यानी जो ये वाला एंगल है ये आपके साथ इसके साथ रिलेशन बनाया था, ये डबल था इसके, और ये वाला इसके 4 टाइम्स था, ये वाला इसके 5 टाइम्स, यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंगल ये वाला। एक एंगल के आने से ऑटोमेटिकली बाकी सारे एंगल्स भी आना शुरू हो गए, बिकॉज सारे एंगल इस एंगल के साथ रिलेशन में थे, यानी ये इसके डबल था, ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। सो आई होप कि जितना भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है शुरू में कि आपको एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको लेट कर लेते हैं या क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, फिर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो रहा है। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आपको समझना उसमें ईजी हो। आई होप जितना भी आपने क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 जो भी उसमें कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, जो आपको मेंशन करनी हो, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।